जमल परेशानी से शहर में चक्कर काटती जरिश का इंतजार कर रही थी। वो मुख्तलिफ दुआएं पढ़ती जरिश की हिफाजत की दुआएं कर रही थी। 1 घंटा गुजर चुका था मगर अभी तक जरिश घर नहीं पहुंची थी, जिससे उसे मजीद परेशानी हो रही थी। रह रह कर उसकी आंखें सुर्ख पड़ चुकी रो रो कर उसकी आंखें सुर्ख पड़ चुकी थी। अभी कुछ देर ही हुई थी जब दरवाजा बजता सुनकर वो अपनी चादर लेती तेजी से दरवाजा खोलने लगी थी। जरिश को देखते ही उसने जोर से खुद में भींचा था। उसके बेख्तियार निगाहें खान से मिली थी, जो उसे ही देख रहा था। खान को उसकी आंखें एक पल को मैस्मराइज कर गई थी। उसकी मुस्कुराती आंखों से पता चल रहा था कि वो मुस्कुरा रही थी। उसने जरिश को अंदर जाकर फ्रेश होने का कहा था और खुद खान की तरफ मुतवज्जो हुई थी। 1 घंटे के अंदर यहाँ से चली जाना, इसके बाद तुम्हारी बहन की हिफाजत मेरे जिम्मे नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम दोनों को बस या स्टेशन छोड़ सकता हूँ, खान सर्दो सपाट लहजे में बोला था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों की इतनी मदद की। हम 1 घंटे के अंदर यहाँ से चले जाएंगे और आपके 1 लाख आपको देने हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाने हैं। जमल ने धीमी आवाज में पूछा था। उसकी जरूरत नहीं है, वो उसे जवाब देता वापस मुड़ गया और अपनी गाड़ी में बैठा वहां से चला गया था। जमल की नजरों से दूर तक उसे जाते देखा था मगर फिर अपना सर झटक दी। वो तेजी से अंदर गई और आधे घंटे बाद वो स्टेशन पर मौजूद थे। वो लोग लाहौर जा रहे थे अपने फूफू माजदा के पास। जरिश का अपने जैसा सूजा गाल देखकर जमल को शदीद गुस्सा आया था, लेकिन जरिश ने जब उसे शाकिर का हश्र बताया तो वो बेइंतहा खुश हुई थी। ऐसे बुरे लोगों का बुरा ही अंजाम होता है। वो जरिश की सारी बात सुनकर बोली थी। 18.5 घंटे के सफर के बाद जरिश और जमल लाहौर पहुंची थी। वहां से उनकी फूफू माजदा के घर तक का सफर आधे घंटे में वो तय करके पहुंच चुके थे। जमल ने उनके गेट पर बेल दी थी। जब माजदा बेगम ने दरवाजा खुला था, जमल और जरिश को देखकर कुछ खास खुश दिखाई न दे रही थी। अस्सलाम को वो दोनों ने झट से सलाम किया था। माजदा बेगम उनके सलाम का जवाब देती उन्हें अंदर ले आई थी। उनका घर 5 कमरों पर मुश्तमिल था। 5 कमरों पर मुश्तमिल था, जिनमें से 1 कमरा उनके बेटे रमीज का और 1 कमरा माजदा बेगम का था। उनके शौहर 3 साल पहले इंतकाल कर गए थे, इसलिए घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे। रमीज सरकारी टीचर था जो स्कूल में पढ़ाता था और वो अपने काम पर गया था। तभी इस वक्त सिर्फ माजदा घर पर मौजूद थी। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, तब तक तुम लोगों के लिए खाना ले आती हूँ, खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। माजदा बेगम के बोलने पर जमल झट से जवाबन बोली थी। फूफू आप रहने दे, मैं मुँह हाथ धोकर बना लेती हूँ। थकावट से उसका अंग दुख रहा था मगर वो माजदा बेगम को जहमत नहीं देना चाहती। नहीं, मैं बना देती हूँ, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, माजदा बेगम ने सख्त लहजे में कहा था। जमल उनकी बात पर अमल करती फ्रेश होने चली गई थी। खाना खाने के बाद वो दोनों फूफो के पास उनके कमरे में बैठी अपने ऊपर दूसरी आप बेटी सुना रही थी। उनकी बातें सुनकर फूफो ने नागवारी से जरिश को देखा था। तुम्हारी बहन के लक्षण ही ठीक ना होंगे, तभी तो वो गुंडा इसके पीछे पड़ा होगा। फूफो की बात पर जमल को सख्त नागवार गुजरी थी। जरिश मुंह नीचे करके अपने आंसू रोकने लगी थी। फूफो की बात उसे किसी तमाचे की तरह लगी थी। फूफो आप जैसा कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, जमल ने फौरन एतराज किया था। अरे ऐसी बेटियां खुदा किसी को ना दे जो एक ही दिन में अपने बाप को निकल गई और साथ ही तलाक याफ्ता का धब्बा लगवा कर पता नहीं कितने गैर मर्दों के साथ 2 दिन गुजार कर आई होगी। और अब कोई भी तुम जैसी तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं करेगा। लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। फूफो की जहरीली बातें सुनकर जमल की जहाँ हैरान हुई थी, वहाँ ही खुद को कुछ भी तर्क बोलने से बमुश्किल रोक पाई थी। फूफो अब्बा की मौत में जरिश का कोई हाथ नहीं है, इसलिए इसे कुछ मत कहें। और रही बात तलाक याफ्ता की या गैर मर्दों के पास रहने की, तो मैं एक बात बता दूं, आपको मेरी बहन की पाकीज़गी पर किसी तरह का शक नहीं है। अगर नहीं चाहती हम यहाँ रहें तो आप बता दें, मैं अपने और जरिश के रहने का इंतजाम कहीं और करवा लेती हूँ। और आखिर में खुद को रोकने के बावजूद वो तल्ख हो गई थी। उसने रोती हुई जरिश को अपने साथ लगाया था और उसकी कमर से लाने लगी थी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहो यहाँ, फूफो सख्त लहजे में बोली थी। जमल उनकी बात का जवाब सुनती जरिश को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई थी। फूफो जहाँ पहले जमल को अपने लिए बेटे के लिए दुल्हन बनाना चाहती थी, अब वहाँ उन्हें जमल का किरदार भी खोट दिखाई देने लगा था। बच्चों के वाकई ये बात मेरी वजह से वो अपनी बात अधूरी छोड़कर रो पड़ी थी
दरिश उनकी मौत का वक्त मुकर्रर था। ये एक दर्द हकीकत है कि अब्बा का साया हम पर नहीं रहा, मगर उनकी मौत में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं है और पप्पू की फजूल बातों को सिर पर सवार करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सर चूमते जमल ने उसे समझाया था। दिन यूं ही बेकैफ गुजरना शुरू हो गए थे। जमल घर का सारा काम करने लगी थी। दरिश का एडमिशन दोबारा कॉलेज में करवाया गया था, जिससे उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी थी। माजिदा बेगम ने दरिश को कॉलेज में दाखिल करवाने पर काफी एतराज किए थे, मगर जमल ने उनकी किसी बात को खातिर में न लाते जमीन से बोलकर दरिश का एडमिशन करवाया था। पप्पू ने अपने बेटे का ध्यान दिन ब दिन जमीन की तरफ होते देखकर उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। अम्मी आपने कहा था कि आप मेरी शादी जमल से करेंगी, तो अब ऐसा क्या हो गया है कि आप बाहर मेरा रिश्ता ढूंढने लगी हैं? जमीर ने हैरत से माजिदा बेगम से सवाल किया था। तो मैं फिर क्या बताऊं जमीर, उन दोनों के किरदार में झोल है और मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती जिसके किरदार की पाकीज़गी का भी हमें मालूम ना हो। पुप्पो से जमल की बताई गई बातें खुशगवार करके गोश गुजार करके आखिर में बोली थी, ठीक कहा अम्मी, मैं ऐसी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। आप मेरी बाहर से ही कोई रिश्ता ढूंढ ले। जमीर ने हामी भरते कहा था। वही जमीर जो जमल और दरिश से खुशगवार लहजे में बात करता था, अब वही अपनी माँ की बातें बताने के बाद उन्हें मुंह तक न लगाता था। अगर दरिश या जमल उसको किसी काम से बुला भी लेती थी तो वो तल्ख हो जाता था। जमीर के रवैये को देखते जमल ने भी जो चीज लेनी थी वो खुद अकेली या दरिश के साथ जाकर ले आती थी। 1 महीने के अंदर पप्पू ने जमीर की शादी कर दी थी। जमीर की बीवी आंसू ने आते ही जमल पर हुक्म चलाना शुरू कर दिए थे। दरिश को जमल कभी कोई काम ना करने देती और वो कॉलेज जाती, उस वजह से उसे इल्म न था कि जमल कितना काम करती थी। जमल का दिन ब दिन आरजू ने जीना आराम कर दिया था। दरिश उसे फिर जवाब देती थी, मगर जमल खामोशी से उनके काम कर देती थी। यही वजह थी कि आरजू दरिश के होते जमल का कोई काम न कहती थी। फूफो भी आरजू को कुछ न कहती थी। फिर दिन भर वो दोनों बातें करती और गधों की तरह जमल से काम करवाती थी। उनको माजिदा के पास रहते हुए 5 महीने हो गए थे और पिछले 3 महीनों से जमल की जिंदगी फूफो और आरजू ने अजीरन कर दी थी। वो अब दरिश को यहाँ से लेकर कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी और अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू करना चाहती थी, मगर फूफो उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। सीन चेंज। युज़मान खान अपना काम मुकम्मल करता 2 दिन बाद पेशावर से लौट चुका था। वो दरिश से मिलने को बेताब था। वो जानता था कि दरिश नाराज होगी और वो उसे मनाना चाहता था, इसलिए रास्ते से फूल लेकर आया था। वो खुशी घर में दाखिल होता था, फ्लोर की जानिब गया था और जैसे ही मतलूबा कमरे में पहुंचा तो उसे खाली पाकर वो तेजी से वापस नीचे गया था। गोल उसे चीखते हुए सख्त लहजे में गुल को बुलाया था। जी रिजवान लाला, गुल ने घबराते पूछा था। दरिश कहाँ है गुल? अपने कमरे में क्यों नहीं है? उसने सख्त लहजे में पूछा था। खान लाला, उसे तो 2 दिन पहले वापस घर भिजवा दिया था। गुल की बात सुनकर उसे शदीद गुस्सा आया था। कौन छोड़ने गया था? उसने गुल से इस्तफसार किया था। कासिम लाला। गुल का जवाब सुनकर वो बाहर गया था। कासिम से पूछकर वो दरिश के घर गया था, मगर वहाँ लगे ताले को देखकर उसने परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए मौजूद लोगों से पूछा था, आपको पता है ये लोग कहाँ गए? उसने दरिश के साथ मौजूद घर को नॉक करते बाहर निकले आदमी से पूछा था, आप कौन जनाब? उस शख्स ने उल्टा उसी से पूछा था, मैं दरिश के कॉलेज से आया हूँ, मुझे उनसे एक जरूरी काम था। रिजवान ने बहाना करा था, जिससे वो शख्स खासा मुतमईन तो ना हुआ था, मगर फिर भी उसे जवाब दे दिया था। वो लोग 2 दिन पहले यहाँ ये घर छोड़कर जा चुके हैं, ये घर भी बिक चुका है। वो लोग कहाँ गए? रिजवान ने बेचैनी से पूछा था। इतनी मुश्किल से वो 2 साल पहले वो से मिली थी, अब फिर उसे खो चुका था।